जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। हम लोग इससे पहले हिस्ट्री के अंतर्गत जो हम लोग आधुनिक भारत मॉडर्न हिस्ट्री जो हम लोग देख रहे हैं उसके अंतर्गत ये हमारा दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो मैं बना चुका हूँ जिसमें हम लोग शुरुआत किए थे कि हम लोगों का जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री का सिलेबस क्या है, हिस्ट्री का सिलेबस क्या है, इसको हम लोग ने देखा था। और फिर हम लोग ने उसके बाद से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उन सभी को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं किस तरीके से प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उस वीडियो को देखना आप लोगों के लिए। तो अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो पहला वीडियो को देखिए, उससे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है हमारे स्टडी के लिए कि हम लोग पहले प्रीवियस ईयर का प्रश्न देखें ताकि हम लोग के माइंड में एक बैठ सके कि हम लोग को कैसे पढ़ना है, किस टॉपिक को किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो मैं उसमें लगभग 2012 से लेकर के 2015 तक का जो जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत उन सभी को उसमें डिस्कस किया हूँ। ठीक है, आज हम लोग इस वीडियो में 2016 से लेकर के पूरा 2023 तक का प्रश्न देखेंगे जो कि मॉडर्न हिस्ट्री में पूछे गए हैं। किस तरीके से पूछे गए हैं सारी चीजों को देखेंगे, आंसर भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वीडियो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, उसको पहले देखिए अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो। देखिए एक बार फिर से मैं इस वीडियो में फिर से आप लोग को बता देता हूँ, तीन चीजें ध्यान रखना है। सबसे पहले तुरंत आपको खुद अपने आप में टेस्ट दे करके देखना है कि आप कितना जानते हैं। जैसे ही मैं प्रश्न पढ़ूं तुरंत आप और कमेंट करेंगे। ठीक है, लाइक कमेंट जरूर करेंगे। और कमेंट करने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप खुद एक एंगेजिंग फील करेंगे। जब आप कमेंट करेंगे ना तो आपको एंगेजिंग फील होगा कि हाँ आप जो इसका आंसर जानते हैं तो आप ABCD जो भी है उसमें लिख दिए कि जैसे 170 लिखे, 170 डैश आप, और फिर जो भी इसमें जो आंसर होगा उस आंसर को लिख दिए। तो इससे एंगेजमेंट फील होता है। ठीक है, एंगेजिंग मतलब एंगेज रहेंगे आप, लगातार उस चीज में आपका फोकस बना रहे कि हाँ मैं अच्छे से पढ़ रहा हूँ और जो प्रश्न है उन प्रश्नों को आपको ज्यादा डीप याद रहेगा। पढ़ने का हर चीजों का एक तरीका होता है ना, उसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। और किसी भी काम में आप ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं तो उसमें ज्यादा जुड़ते हैं उससे। ठीक है, तो पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन, इसमें आपको देखना है कि आप इससे क्या क्या चीजें सीख रहे हैं। तीसरा सबसे ज्यादा जरूरी कि पैटर्न क्या है। ठीक है, ये देखना है कि ये जो आप पढ़ रहे हैं जितने भी आप चीजें यहाँ पे जितने प्रश्न जितने भी किसी किसी टाइप अलग अलग मतलब तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं, अलग अलग टॉपिक से पूछे गए हैं। तो जब उन सभी टॉपिक्स में से किसी भी टॉपिक से कुछ पूछा जाए, आप जब इसमें टॉपिक आप देख रहे हैं तो उस टॉपिक को एक रिलेट कर सके कि हाँ ये जो मैं अभी पढ़ा, जो अभी क्वेश्चन पढ़ा, ये इस टॉपिक से बना है और ऐसे बना हुआ है। तो ये जो चीजें हैं उस चीज को ज्यादा ध्यान में रखना है। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, ये है स्वदेशी बहिष्कार। ठीक है, तो स्वदेशी और बहिष्कार अगर आपको याद रहेगा थोड़ा फोकस के साथ तो आपको पता चलेगा कि अच्छा हाँ यहाँ से एक जब आंदोलन हुआ था, यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये बंगाल विभाजन के समय में 1905 के आसपास के समय में आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा उस समय आंदोलन चल रहा था। ठीक है, तो उस समय का जो आप आंदोलन आप जब भी पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा कि हाँ कैसे पूछा गया था प्रश्न। तो ये अगर आप थोड़ा सा इन्वॉल्व होकर के पढ़ते हैं ना तो उससे ज्यादा आपको याद रहता है और टॉपिक भी पता चलता है कि टॉपिक आप जो हाँ ये जो जैसे कि अब यहाँ पे आप देख लिए। ठीक है, कि बंगाल विभाजन के विरुद्ध जो है यहाँ पे आंदोलन चल रहा था। तो अब आपको पता चला कि हाँ ऐसे टाइप से अगर विभाजन वगैरह का जो आंदोलन है उसको अगर पढ़ना है उस टॉपिक को तो कैसे प्रश्न बनता है आपके दिमाग में बैठेगा। ठीक है, तो इसीलिए ये तीन तरीके आपको ज्यादातर ध्यान में रखना है प्रश्न का जब मैं ये प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे तो। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, 170 नंबर का प्रश्न है और इसमें देखते हैं 2016 है और 2016 में मात्र एक यही क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत। तो स्वदेशी और बहिष्कार जो है ये पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे। ठीक है, तो ये सब बातें मैं वैसे भी बोल ही दी आपको समझाने के चक्कर में। तो ये बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन देखिए 171
ये 2017 में। अब यहाँ पे देखिएगा कैसे प्रश्न पूछा गया। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबद्ध थे? जैसे ही जिसको भी याद है कि कौन थे, तुरंत वहां पे आप कमेंट कर देना कि आंसर इसका क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, पहला लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी अलेक्जेंडर रीड, तीसरा थॉमस मुनरो। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। ए है केवल एक, बी है केवल एक और तीन, सी है दो और तीन, और डी है एक दो तीन। ठीक है, अभी तक तो आप लोगों ने कर दिया होगा। तो इसमें आपको दिखेगा कि जो एलेक्जेंडर रीड है और थॉमस मुनरो, मतलब यानी कि ये और ये दो लोग जो थे, ये लोग रैयतवाड़ी बंदोबस्त प्रारंभ किए जाने से संबंधित थे। ठीक है, यानी कि इसमें सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखिए कैसे प्रश्न पूछा गया था, 172 प्रश्न नंबर। ठीक है, रुके मैं एक बार चेक करके देखता हूँ आप लोगों को दिख रहा है ना। ठीक है, थोड़ा बहुत देखिए, क्या है कि एक तरीके से स्कैन करके मैं पढ़ा रहा हूँ। जो ये प्रश्न है, प्रश्न एक साथ इस तरीके से नहीं मिल रहा, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे, पढ़ रहा हूँ तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, राधाकांत देव। ठीक है, और इनके साथ देखिए यहाँ पे डैश करके लिखा हुआ है कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष। ठीक है, फिर दूसरा है यहाँ पे गजुलू लक्ष्मी रसू चेट्टी, डैश मद्रास महाजन सभा के संस्थापक। तीसरा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, डैश इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक। तो यहाँ से हम लोग को समझ में आ रहा है कि जितने संस्थापक वगैरह जो ये सब जो चीजें हैं, एसोसिएशन वगैरह हैं, सर्दी होता है तो दिमाग काम नहीं करता है, तो सर्दी खांसी बुखार सब एक साथ थोड़ा सा भी भीग जाने के कारण से तो ये सब प्रॉब्लम होता है। आप लोग ध्यान रखिए, इससे पहले भी प्रॉब्लम हो रहा था। ठीक है, तो थोड़ा बहुत एडजस्ट कीजिएगा, है ना। चलिए देखते हैं इसको। तो जितने भी यहाँ पे आंदोलन वगैरह, आंदोलन के लिए आप देखे होंगे बहुत सारे ऐसे ऐसे संगठन वगैरह बनाए गए, एसोसिएशन बनाए गए। ठीक है, तो वो सब भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट दिख रहे हैं। ठीक है, वहां से भी प्रश्न बन रहा है। तो जितने लोग आप लोगों को पता होगा इसका आंसर, तुरंत कमेंट कर दीजिए। देखिए, उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? ठीक है, और यहाँ पे ए केवल एक, बी है केवल एक और तीन, और यहाँ पे सी है केवल दो और तीन, और डी है एक दो तीन। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर आप लोग देखिए कितने लोगों को पता है। आप लोग मतलब जितना ज्यादा हो सके, जो जो कम से कम पता है, कम से कम उसका जरूर आप लोग कमेंट करना है आप लोग को। ठीक है, तो इसमें सही आंसर इसका है बी। ठीक है, एक और तीन, ये और ये दो लोग सही, दोनों जो है यहाँ पे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इससे आप लोगों को देखो क्या सीखने को मिला कि जो ये राधाकांत देव हैं, इन्होंने क्या है, इंडियन यहाँ पे ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के ये प्रथम अध्यक्ष थे। तो कम से कम एक फैक्ट के रूप में आपको यहाँ से याद हो गया। और दूसरा है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, ये इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे। ये दो चीज तो कम से कम आप लोग याद हुआ, है ना। और प्रश्न का पैटर्न अभी समझ में आया किस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, ये सब चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे ना, तो अभी क्या है, अगला जो वीडियो आएगा उसमें मैं मेंस का जो प्रश्न है उसको डिस्कस करूंगा। ठीक है, उसके बाद से हम लोग फिर स्टार्ट हो जाएगा हम लोगों का मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग ये वीडियो को अच्छे से नहीं देखेंगे तो आप लोगों को प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आप लोग फिर उतना ज़्यादा अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। जब आप लोगों को एक टॉर्च, जो मैं बार बार बोलता हूँ, ये जो प्रश्न है, जितने भी पूछे गए प्रश्न है पिछले वर्ष के, वो सभी टॉर्च के रूप में काम करते हैं। तो आप लोग फोकस नहीं कर पाएंगे। अगर आप लोग ये चीज, अगर प्रश्न देखे रहेंगे तो आप लोग अच्छे से फोकस करके जो भी मैं पढ़ाऊंगा वो सब आप लोगों को समझ में आए कि हाँ, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो सभी चीजें आप रिलेट कर पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं।
173 देखते हैं। 173 नंबर पे जो प्रश्न है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन यानी कि डायरकी सिद्धांत जो है किससे यहाँ पे निर्दिष्ट करता है, किसे निर्दिष्ट करता है? ऑप्शन देखिए, ए केंद्रीय विधानमंडल का दो सदनों में विभाजन, बी है दो सरकारों अर्थात केंद्र राज्य सरकारों के द्वारा शुरू किया जाना, सी है दो शासक समुच्चय, एक लंदन और दूसरा दिल्ली में होना, डी प्रांतों को प्रत्यायोजित विषय का दो प्रवर्गों में विभाजन। ठीक है, तो जल्दी से इसका आप लोग कमेंट कीजिए। आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा फेमस द्वैध शासन आप लोग देखेंगे हिस्ट्री के अंतर्गत, मॉडर्न हिस्ट्री में। ठीक है, तो इसमें जो है प्रांतों का अलग अलग यहाँ पे प्रवर्गों में विभाजन का ये जो है, ठीक है, ये यही चीज़ है, यानी कि डी इसमें सही आंसर है। बाकी इसमें और बाकी कोई कॉन्सेप्ट नहीं, कॉन्सेप्ट यही था द्वैध शासन का मतलब। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 174 प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला, रॉयल इंडिया नेवी में गदर, दूसरा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ, तीसरा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, तो ये एक घटनाक्रम है, इस घटनाक्रम को मतलब एक कालानुक्रम के हिसाब से जो है इसको जमाना है, मतलब कौन घटना पहले हुआ फिर उसके बाद कौन सी घटनाएं हुई। ठीक है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए अगर आप लोगों को पता होगा तो। ठीक है, पहले क्या करना है, मैं आपको क्या बताया हूँ, पहले अपने नॉलेज को चेक करना है, फिर जब आपको पता चलेगा कि अच्छा ये तो गलत हो गया, चाहे सही हो गया, चाहे जो भी हुआ नहीं समझ में आप या आपको नहीं पता है तो आप कमेंट नहीं किए, तो दूसरे नंबर पे क्या करते हैं, दूसरे नंबर पे आप यहाँ पे याद रखने का कोशिश करेंगे। अभी टॉपिक हम लोग ये मान के चलिए हम लोग प्रश्न देख रहे हैं, लेकिन इससे कुछ कुछ फैक्ट भी तो मिल रहा है ना, आंसर बता रहा हूँ तो। ठीक है, तो यहाँ से फिर दूसरे नंबर पे क्या करेंगे, सीखने का कोशिश करेंगे। अब जैसे इसमें क्या है कि इसमें देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन पहले हुआ, ठीक है, उसके बाद से भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, उसके बाद से रॉयल इंडियन नेवी हुआ, तो कम से कम इतना तो पता चला कि इसमें जो भारतीय गोलमेज सम्मेलन है ये पहले हुआ था। तो इतना इतना को कम से कम आप ध्यान में रखेंगे ना, तो आपको फैक्ट के रूप में दूसरे कंडीशन में एग्जांपल बता रहा हूं मैं, दूसरे कंडीशन में आपको सीखना है कुछ कुछ टॉपिक, तीसरे कंडीशन में पैटर्न को समझना भी है कि अच्छा इस तरीके से प्रश्न पूछा जा रहा है और ऐसे ऐसे प्रश्न को टॉपिक्स को किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो ये मैं बार बार हिंट नहीं करूंगा, आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो देखिए गोलमेज सम्मेलन ये पहले हुआ था 1931 में। हाँ, ठीक है, उसके बाद से आप देखेंगे कि ये वाला जो है जो भारत छोड़ो आंदोलन है ये 1942 में हुआ था, 1942 में ये प्रारंभ हुआ था। ठीक है, और ये रॉयल इंडिया नेवी में गदर ये वाला ये जो है ये 1946 के आसपास का समय है, आप लोग को अगर याद होगा तो। तो कम से कम यहाँ से नॉलेज मिला। अब ऐसे ऐसे जो जितने भी ये घटनाएं वगैरह हैं तो इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है, प्रश्न यहाँ से पूछा जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 175, 1927 में बटलर कमेटी का उद्देश्य, देखिए इस तरीके से बटलर कमेटीज वगैरह होते हैं तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे हम लोगों के लिए। का उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य हम लोगों को किसी कमेटी वगैरह का उद्देश्य वगैरह थोड़ा ध्यान में रखना जरूरी है। ठीक है, देखिए ऑप्शन देखिए बटलर कमेटी का उद्देश्य इसमें से क्या हो सकता है, कितने लोगों को पता है कमेंट कीजिएगा। ऑप्शन ए है केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता निश्चित करना, बी भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की शक्तियां निश्चित करना, सी राष्ट्रवादी प्रेस पर सेंसर व्यवस्था आरोपित करना, डी भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना। ठीक है, चलिए अभी तक कमेंट कर दिए होंगे, इसका सही आंसर है डी। ठीक है, तो इसमें जो बटलर कमेटी है ये जो
जो बटलर कमेटी है ये भारतीय राज्यों की एक समिति के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। और ये 1927 के समय की ये घटना है, ठीक है, जिसमें हर कोर्ट बटलर की अध्यक्षता में इस समिति की जो है पूरा ये नियुक्ति इसमें की गई थी, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। और इसी में जो है भारत सरकार और देसी रियासतों के राजाओं के बीच का भी संबंध वगैरह सब चीजों पर भी विचार किया जा रहा था, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए 176 प्रश्न। इसमें देखिए 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम यानी कि ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट निम्नलिखित में से किसका उपबंध करता है, ठीक है। तो इसका आंसर देखेंगे, इसका प्रश्न देखेंगे हम लोग। ऑप्शन पहले तो उद्योगों का प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी, ठीक है। बी है औद्योगिक झगड़ों के दमन के लिए प्रबंधन के पास मनमानी करने की शक्ति। सी है व्यापार विवाद की स्थिति में ब्रिटिश न्यायालय के द्वारा हस्तक्षेप। और डी है अधिकरणों यानी कि ट्रिब्यूनल्स की प्रणाली तथा हड़तालों पर रोक, ठीक है। तो इस यहाँ पे अब ये प्रश्न पूछा गया 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम के अंतर्गत, ठीक है। तो कितने लोगों को ये पता है इसके बारे में, चलिए कमेंट कर दिए होंगे आप लोग। फास्ट रहिए, बार बार मैं ये सब नहीं बोलूंगा। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे 177, ठीक है। 177 में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें है कि पहला देखिए, फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियम करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बनाने देने की दृष्टि से पारित किया गया था। दूसरा है एल.एम. लोखंडे ब्रिटिश भारत के मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रणी थे, ठीक है। तो इस कथन में कौन सा कथन सही है, इस तरीके से बोला जा रहा है, केवल एक, ऑप्शन ए। फिर ऑप्शन बी में केवल दो, ऑप्शन सी में एक और दोनों, और डी में एक ना तो दो कोई नहीं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब तक कमेंट कर दिए होंगे आप लोग। इसका सही आंसर है बी, केवल दो जो है इसमें सही है। 178 देखिए अगला प्रश्न 2018 से संबंधित है। ये 2018 अब यहाँ पे 2018 का प्रश्न शुरू हो रहा है, ठीक है। 2017 में काफी प्रश्न देख लिए हम लोग, काफी प्रश्न यहाँ से पूछा गया था। अब 2018 में, ठीक है, 2018 में देखिए पहला प्रश्न कि उन्होंने मैजिनी, ठीक है, गैरीबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। वे थे। तो ऐसा कोई व्यक्तित्व, यहाँ क्या कुछ समझ में आया कि व्यक्तित्व से संबंधित प्रश्न है। तो ऐसा व्यक्तित्व जिसने ये सारे कार्य किए हों, अगर थोड़ा बहुत भी आप लोग को याद आ रहा होगा तो आप लोग बता सकते हैं कि ऑप्शन ए यहाँ पे अरविंद घोष, या फिर बी यहाँ पे बिपिन चंद्रपाल, सी लाला लाजपत राय, और डी मोतीलाल नेहरू। जल्दी से कमेंट कर दीजिए। इसका सही आंसर आप लोगों को यहाँ पे दिखेगा लाला लाजपत राय के बारे में। कम से कम इतनी बातें आपको समझ में आई, इतनी बातें अब सीखने को मिली, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पे 179 संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन के द्वारा कौन सा उपाय किया गया। पहला, संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्रों का यहाँ पे सृजन किया गया। उसके बाद से दूसरा, किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस तरीके की घटनाएं हुई थी। अब इसका आंसर आप लोगों को बताना है। इसमें देखिए कौन सा अंतर, इसमें से दोनों में से क्या सही होगा। ऑप्शन ए है केवल एक, बी है केवल दो, सी है एक और दो दोनों, और डी है एक ना तो दो, ठीक है। तो कोई नहीं इसमें से। अब बताइए आप लोगों को थोड़ा बहुत भी अगर इसके बारे में जानकारी होगा, ठीक है। तो इसमें दोनों जो है सही है, ठीक है। 1855-56 के आसपास में
1800 लगभग यहाँ पे 55-56 के आसपास में जो है ये घटनाएं हुई थी। ठीक है, संथाल विद्रोह हुआ था और फिर उसके बाद से जो है इस विद्रोह के बाद से लगभग ये लोग फिर यहाँ पे ये लोग का नया परगना बनाने वगैरह ये सब चीज़ों का प्रावधान किया गया और गैर सांथाल जो भूमि है उस पर गैर कानूनी यहाँ पे जो है कानून भी यहाँ पे इसके लिए बनाया गया, स्थापित किया गया। ठीक है, तो इससे ये दो चीज कम से कम सीखने को मिला। ठीक है, प्लस जो इस टाइप से अगर जो आंदोलन वगैरह है उससे भी कैसे प्रश्न बन रहा है ये भी समझ में आया। अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है ये सब, लगभग हर कोई, अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी तैयारी करें तो चंपारण सत्याग्रह के बारे में आप बहुत लोगों को पता होगा। कमेंट करके बताइए। पहला ऑप्शन ए है, राष्ट्रीय आंदोलन में अखिल भारतीय स्तर पर अधिवक्ताओं, विद्यार्थियों और महिलाओं की सक्रिय सहभागिता। बी है, राष्ट्रीय आंदोलन में भारत के दलित और आदिवासी समुदायों की सक्रिय भागीदारी। और सी है, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष का सम्मिलित होना। डी है, रोपण फसलों तथा वाणिज्यिक फसलों की खेती में भारी गिरावट। ठीक है, तो अभी तक आप लोगों ने आंसर, अगर आप लोगों को देखिए आप लोग बता दिए होंगे जिस तरीके से अभी तक अगर पढ़ रहोगे आप, तो कम से कम चंपारण सत्याग्रह के बारे में आप लोगों को जरूर जानकारी होगा। ठीक है, तो ये चंपारण सत्याग्रह जो है ये 1917 में हुआ था। ठीक है, नील की खेती वाले करने वाले जो किसान थे उन लोगों के लिए, ठीक है, यूरोपीय जो व्यापारी थे, अधिकारी थे, उनके अत्याचार के विरोध जो है मतलब विरोध में ये सत्याग्रह किया गया था। ठीक है, और इसमें गांधी जी भी जो है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भूमिका निभाए थे। तो इसलिए ये जो है भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष का सम्मिलित होना, ठीक है, यही अति महत्वपूर्ण पहलू है इसमें। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए इस टाइप से सत्याग्रह वगैरह से जो महत्वपूर्ण सबसे इम्पोर्टेंट चीजें हो उसको ज़्यादा ध्यान में रखना है। और फिर यहाँ पे अगला प्रश्न 2018 के अंतर्गत ही 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज्य सभा रख लिया। ऑप्शन ए, ऑल इंडिया होम रूल लीग, और बी, हिंदू महासभा, सी, साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन, डी, द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आप लोगों को पता है कि यहाँ पे ऑल इंडिया होम रूल लीग। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही है। देखिए वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। थोड़ा सा आप लोग कंजूसी करते हैं, क्यों कंजूसी करते हैं आप लोग? थोड़ा सा तो प्यार दिखाइए आप लोग, क्योंकि लगता है जब देखिए थोड़ा बहुत अगर कुछ कमेंट करके बता सकते हैं अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो, लेकिन थोड़ा सा तो मेहनत का रिस्पेक्ट जरूर आप लोग भी करेंगे। ठीक है, लाइक करेंगे, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ इतने लोगों को पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है। अच्छा लगने वाली भी कोई बात नहीं है। लक्ष्य ऐसा चीज है कि अगर आपको चाहिए तो आप रोने गाने से लेकर के जितना दुख तकलीफ है उसके बाद भी आपको कंटिन्यू उस पर काम करना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, कंजूसी मत कीजिएगा। ठीक है, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, किसी भी स्थिति में काम करने का हिम्मत मिलता है। मैं इसलिए सच बोल रहा हूँ, इसलिए आप लोग को जरूरी है कम से कम इतना करना। कोई तो पैसा वैसा लग नहीं रहा उसमें, आप लोग का प्यार दिखता है उससे। चलिए अगला प्रश्न, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसने देशी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान दिया। दूसरा, स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा कथन इसमें सही है? स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में ये बातें की जा रही है। ठीक है, तो आप लोगों को अगर जितने लोगों को पता होगा तो इसमें जो है देसी स्वदेशी जितने भी स्वदेशी चीजें हैं लगभग सारी चीजों की यहाँ पे फिर आगे चल करके लगातार जो है
सुधार करना शुरू हो गया, लगातार उसमें बढ़ावा दिया जाने लगा, तो दोनों सही है इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं 2019 के अंतर्गत, 2019 में ये भी था, ये भी प्रश्न है, ठीक है। 2019 में देखिए कि यहाँ पे आधुनिक भारत से कैसे प्रश्न पूछा गया है। देखिए, एक मिनट, चलिए देखिए, यहाँ पे भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, महात्मा गांधी गिरमिटिया प्रणाली के उन्मूलन में सहायक थे। दूसरा, लॉर्ड चैम्सफोर्ड की वार कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने विश्व युद्ध के लिए भारतीयों की भर्ती से संबंधित प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया था। तीसरा, भारत के लोगों के द्वारा नमक कानून तोड़े जाने के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक शासकों के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था। ठीक है, तो ये सारी जो घटनाएं हैं, इसमें से कौन कौन सी घटनाएं जो है वो सही है? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी 1 और 3, ऑप्शन सी 2 और 3 और ऑप्शन डी 1, 2, 3। ठीक है, तो इसमें से कौन कौन सी ऐसी घटनाएं हैं? आप देखिए इसमें कि ये जो औपनिवेशिक शासन है, ठीक है, इसके प्रभाव में हम लोग अगर पढ़ते हैं, जब टॉपिक पढ़ेंगे तो थोड़ा सा हम लोग को फोकस के रूप में ध्यान में रखना होगा। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी ध्यान होगा तो हिस्ट्री का गांधी जी से शुरुआत जो है, शुरुआत होते हुए ही आपको ये गिरमिटिया प्रथा वगैरह ये सब का उन्मूलन आपको दिखेगा। ठीक है, तो एक ये हो गया, और दूसरा यहाँ पे ये जो है 3 नंबर पे हो गया। ठीक है, कि जो नमक कानून था उसके तोड़ने के बाद से औपनिवेशिक शासकों के द्वारा जो है राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया, बहुत सारा दंगे फसाद ये सब भी हुए थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, फिर से यहाँ पे व्यक्तित्व से प्रश्न पूछा गया, पहले भी देखे थे आप, यहाँ भी पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। ठीक है, व्यक्ति और यहाँ पे धारित पद, तो सर तेज बहादुर सप्रू ये जो है अध्यक्ष अखिल भारतीय उदार संघ के थे कि नहीं थे इनके उसमें। फिर दूसरा देखिए के.सी. नियोगी, ये सदस्य संविधान सभा। ठीक है, और पी.सी. जोशी ये महासचिव भारतीय साम्यवादी दल। ठीक है, तो कौन सा इसमें कितना जो है सही सुमेलित है? ऑप्शन ए है केवल 1, बी है 1 और 2, और यहाँ पे सी है 3 और डी है 1, 2, 3 है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही आंसर होगा? तो इसमें देखिए कि यहाँ पे जो तीनों है वो तीनों बिल्कुल सही है। ठीक है, सही, सभी सही सुमेलित है। ठीक है, अगला अब 2020 के अंतर्गत देखिए कैसे प्रश्न पूछा गया। भारत के इतिहास के संदर्भ में, ठीक है, उलगुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण था? ऑप्शन ए 1857 का विद्रोह, बी 1921 का यहाँ पे मापिला विद्रोह, सी 1859-60 के नील विद्रोह का, और डी है 1899 से 1900 के बिरसा मुंडा विद्रोह का। ठीक है, तो यहाँ पे बिरसा मुंडा जो विद्रोह है ये सबसे ज्यादा जाना जाता है। ठीक है, उपद्रव के रूप में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई सखाराम गणेश देउस्कर की पुस्तक देशेर कथा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए इसके संदर्भ में। ठीक है, जो देशेर कथा है इसके बारे में आपको क्या क्या चीजें जानकारी है? देखिए, पहला, इस पुस्तक ने औपनिवेशिक राज्य के द्वारा मस्तिष्क की सम्मोहक विजय के विरोध में चेतावनी दी। ठीक है, दूसरा, इस पुस्तक ने स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों और लोक गीतों को प्रेरित किया। तीसरा, देउस्कर के द्वारा देश शब्द का प्रयोग बंगाल के क्षेत्र के विशिष्ट संदर्भ के लिए किया गया। ठीक है, तो इसमें जो है ये दो जो है पॉइंट बिल्कुल सही है। ठीक है, देशेर कथा से संबंधित बातें आपको
ध्यान रखना चाहिए, काफी इम्पोर्टेंट है ये भी। ठीक है, ये जो है यहाँ पे सखाराम गणेश देवस्कर ने देश में स्वाधीनता की चेतना जागरण करने के लिए जो है ये देशेर कथा की रचना की थी। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत भी जो ये सब चीजें याद रखते हैं तो काफी थोड़ा थोड़ा ऐसे नॉलेज ऐड करते हुए आपको काफी अच्छा धीरे धीरे तैयारी भी हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। 187 देखिए, गांधी इरविन समझौता में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित था? 2020 में ये पूछा गया प्रश्न। पहला, यहाँ पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना। दूसरा, असहयोग आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेश को वापस लेना। तीसरा, पुलिस की यहाँ पे जातियों की जांच करने हेतु गांधी जी के सुझाव को की स्वीकृति। चौथा, केवल इन्हीं कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं था। केवल उन्हीं कैदियों को यहाँ पे रिहा किया जाएगा जिनको हिंसा वगैरह का अभियोग नहीं था। इस टाइप से घटनाएं हैं। ठीक है, गांधी इरविन समझौते से संबंधित बातें हैं। ठीक है, ये तो देखिए इसमें ऑप्शन देखिए यहाँ पे कौन से सही है। ए केवल 1, बी केवल 1 2 4, सी केवल 3, डी केवल 2 3 4। ठीक है, तो इसमें से 1 2 4 जो है सही है, यानी कि पहला, ठीक है, दूसरा और चौथा सही है। ठीक है, गांधी इरविन समझौते के अंतर्गत। ठीक है, बहुत सारी इसमें बातें हैं जो कि हम लोग उसी समय करेंगे गांधी इरविन समझौते में। ठीक है, चलिए 2021 के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें देखिए 188 प्रश्न इसमें है, भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए, AICC के द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव अंगीकरण किया गया। बी, वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का विस्तार अधिक संख्या में भारतीयों को सम्मिलित करने के लिए किया गया। सी, 7 प्रांतों के कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्याग पत्र दिया। डी, क्रिप्स ने प्रस्ताव रखा कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होते ही संपूर्ण डोमिनियन स्टेट वाले भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। ठीक है, अब इसमें देखिए अब यहाँ पे 4 ऑप्शन है, क्या सही होगा आप लोग कमेंट कर देंगे। तो इसमें जो है सही आंसर है पहला ही वाला सही है। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीति काव्य जो कि सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन से संबद्ध है? ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है यहाँ पे मोहनदास करमचंद गांधी और डी है यहाँ पे सरोजनी नायडू। ठीक है, तो इसमें जो मोहनदास करमचंद गांधी, सी। ठीक है, सही आंसर है। अगला 190। ठीक है, औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और यहाँ पे गुरुबख्श सिंह ढिल्लों, ठीक है, याद किए जाते हैं। ऑप्शन ए है स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन नेता के रूप में, बी है 1946 के अंतिम सरकार की सदस्यों के रूप में, सी है संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्यों के रूप में और डी है आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के संदर्भ में। ठीक है, तो आजाद हिंद जो फौज है उसके अंतर्गत औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में जो है यहाँ पे शाहनवाज, ठीक है, प्रेम कुमार सहगल और ये गुरबख्श सिंह ढिल्लों जो है, आप इस पे मूवी भी बना था। ठीक है, अगर आप लोग देखे होंगे तो आजाद हिंद फौज को लेकर के। ठीक है, तो इसी में डी सही आंसर है। तो हम लोगों ने अभी जो है 21 तक देखा। ठीक है, 21 के बाद से 22 लगभग आप अभी तक देखे होंगे कि प्रश्न जो है हिस्ट्री से
मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत जो है प्रश्न इधर से हम लोग जैसे पढ़ रहे हैं नॉर्मली वैसे ही बन रहा है, ठीक है। बहुत ज्यादा इसमें डिफिकल्ट वगैरह ऐसा प्रश्न नहीं बनाया गया है। नॉर्मली हम लोग जो चीजें जितना अच्छे से पढ़ सकते हैं लगभग उसी तरीके से बना हुआ है, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे 2022-23 देखेंगे। ये थोड़ा ज्यादा हमारे लिए जरूरत है, बहुत ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है। थोड़ा फोकस के साथ देखिएगा। हालांकि ज्यादा प्रश्न पूछा नहीं गया है, लेकिन प्रश्न का एक जो है नॉर्मली 10 के आसपास प्रश्न रहता है, ठीक है। लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री से इस बार थोड़ा सा कम कम पूछा जा रहा है, ठीक है। देखते हैं, चलिए इस पे डिस्कस करते हैं। तो ये हम लोग का जो है ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये 2022 का है, ठीक है। 2022 में देखिए कैसे प्रश्न पूछा गया, समझिएगा, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित रिजर्व और अंतरित ट्रांसफर्ड ट्रांसफर्ड विषयों के अंतर्गत बांटे गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा आरक्षित विषय माने गए थे? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत जो है यहाँ पे रिजर्व और यहाँ पे ट्रांसफर्ड, ठीक है। इसमें इसके अंतर्गत दोनों अलग अलग बांटे गए थे। तो इसमें पूछा गया कि आरक्षित विषय इसमें से कौन कौन सी थी जो माने गए थे, ठीक है। तो प्रश्न यहाँ थोड़ा सा डीप किया गया है इस प्रश्न को। इतना डीप तो लगभग लगभग नहीं पूछा जाता था, है ना। तो जो इसमें देखिए कि ये हो गया, अगर किसी को पता होगा तो पहला है न्याय शासन, और दूसरा है स्थानीय स्वशासन, तीसरा है भू स्वराज्य और भू राजस्व, और यहाँ पे पुलिस। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए, ठीक है। ऑप्शन ए है पहला, दूसरा और तीसरा, और बी है यहाँ पे दूसरा, तीसरा, चौथा, सी है पहला, तीसरा, चौथा, डी है पहला, दूसरा, चौथा, ठीक है। तो इस पे कौन सा अब सही होगा, ठीक है। तो इसका सही है तीसरा जो है वो सही होगा, 1, 3 और 4, ठीक है। 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 यानी कि न्याय शासन, ठीक है, और भू राजस्व और पुलिस ये जो है आरक्षित में थे, ठीक। आप देखिए अगला इधर से और कैसा प्रश्न पूछा गया है। एक प्रश्न यहाँ से ये भी पूछा गया है। देखिए इसमें मॉडर्न हिस्ट्री भी है और प्राचीन जो इतिहास है उसके अंतर्गत, लेकिन मैं वो सब चीज़ों को डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोग का जो मैं बनाना चाह रहा हूँ एक जो बेस बने। आप जो मॉडर्न जो अभी आप मॉडर्न हिस्ट्री जो पढ़ेंगे हम लोग पूरा अच्छे से उसको पढ़ने वाले हैं, तो उसी पूरा फोकस पढ़ें। जब मैं प्राचीन भारत पढ़ाता हूँ तो केवल प्राचीन भारत पे ही फोकस रखता हूँ, ठीक है। तो इसीलिए अभी आप लोग और कोई प्रश्न नहीं देखेंगे, केवल अभी आप जितने मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित, आधुनिक भारत से संबंधित जितने भी प्रश्न है केवल वही देखना है आपको। निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार कीजिए, ठीक है। पहला यहाँ पे बारिंद्र कुमार घोष, दूसरा जगेश चंद्र चटर्जी, तीसरा राम बिहारी बोस, ठीक है। तो उपयुक्त में से कौन यहाँ पे गदर पार्टी के साथ सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे? तो ऑप्शन ए है 1 और 2, बी है केवल 2, सी है 1 और 3, और डी है केवल 3, ठीक है। तो यहाँ इसमें कौन सा सही आंसर होगा अगर आप लोग कमेंट कर दीजिए अगर आप लोग पता होगा तो, ठीक है। इसमें से जो है रास बिहारी बोस जो है स्वतंत्रता जो है गदर पार्टी जो है उससे संबंधित है, ठीक है। रास बिहारी बोस ये गदर पार्टी में सम्मिलित होने वाले स्वतंत्रता सेनानी थे। तो ये दूसरा प्रश्न देखा यहाँ से। और तीसरा देखिए क्रिप्स मिशन के बारे में पूछा गया 2022 के उसमें। क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों के द्वारा नामित सदस्य होंगे। दूसरा, नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे यह अधिकार होगा कि अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करे, ठीक है। तो क्रिप्स प्रस्ताव में क्या इस तरीके की कुछ बातें की गई थी, इसको आपको देखना है, ठीक है। ऑप्शन देखिए यहाँ पे इसमें से कौन सा सही है। ऑप्शन ए है केवल 1, बी है केवल 2, सी है 1 और 2 दोनों, और फिर डी है न तो 1 न तो 2, ठीक है। तो इसमें से देख लीजिए आप लोग जितने लोग पता होगा तुरंत कमेंट करके बता दीजिए। इसमें से बी सही आंसर है, केवल 2 बातें सही थी, केवल ये बातें सही थी, ठीक है। अगला प्रश्न, मैं आप लोग को 3 बातें बोला हूँ, ठीक है। इसमें भूलना मत, आप लोग यहाँ केवल प्रश्न सॉल्व करने के लिए नहीं आए हैं,
आप लोगों को आगे चल करके जब आप आधुनिक भारत को पढ़ेंगे ना, तो उसमें आप लोगों का फोकस रहे कि ऐसे ऐसा प्रश्न पूछा गया था। मैं आपको 3 बातें बताया हूँ। पहला चेक करेंगे, दूसरा सीखने की कोशिश करेंगे, तीसरा पैटर्न को समझेंगे। ठीक है, तीसरे को पहले पे ज्यादा रखिएगा। जैसे ही प्रश्न पूछा गया तुरंत आपको ध्यान होना चाहिए कि हाँ, यहाँ से सोचना है कि अच्छा इस टॉपिक से पूछा गया है प्रश्न। जैसे भारतीय इतिहास के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला, डच लोगों ने पूर्वी तटीय क्षेत्रों पर गजपति शासकों के द्वारा प्रदान की गई जमीन पर अपनी फैक्ट्रिया गोदाम स्थापित किए। दूसरा, अल्फांसो द अलबुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा को छीन लिया था। तीसरा, अंग्रेजी ईस्ट इंडियन कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन के प्लॉट फैक्ट्री स्थापित की। ठीक है, तो इस तरीके से पूछा गया प्रश्न 2022 में। लगभग आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा अब इधर जो है टच वाला प्रश्न भी थोड़ा कम दिखने लगा है ना, लेकिन लगभग लगभग नॉर्मल ही है, ज्यादा कठिन नहीं है। थोड़ा सा चेंजेस किया गया है, लेकिन हम लोग अगर थोड़ा अच्छे से और पढ़ेंगे तो लगभग हम लोग आंसर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से देखिए कि उपयुक्त में से कौन सा सही है। ठीक है, ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए में देखिए उपयुक्त कथनों में से सही कौन सा है, तो इसमें देखिए ऑप्शन ए केवल 1 और 2, बी है 2 और 3, और सी है यहाँ पे 1 और 3, और डी है 1 2 3। ठीक है, तो इसमें जो है बी सही आंसर है आप लोगों का। 2 और 3, इसमें से 2 और 3 जो है वो सही है। ठीक है, तो 2022 में इस तरीके से प्रश्न पूछा गया था। और 2022 में आपको एक चीज और देखिए, अब हम लोग को एनालिसिस भी करना जरूरी है ना, कि पिछले 2 साल का लगभग हम लोग थोड़ा नजदीकी पैटर्न लेके चलते हैं। तो इसमें देखेंगे कि 10 प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, और 10 प्रश्न में से आपको जो मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत आपको दिखेगा कि यहाँ से 4 प्रश्न मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा गया। ठीक है, मेडिवल हिस्ट्री से आप देखेंगे कि मेडिवल हिस्ट्री से आपको 3 प्रश्न दिखेगा। ठीक है, और एंशिएंट से भी आपको यहाँ पे 3 प्रश्न दिखेगा। ठीक है, तो आप देखिए, और ये जो है थोड़ा बहुत इधर उधर पैटर्न होता है चेंज। ठीक है, लेकिन एक चीज और है, मॉडर्न हिस्ट्री से लगभग लगभग ज्यादा प्रश्न बनते हैं। ठीक है, और मेडिवल और आप एंशिएंट देखेंगे तो उसमें आपको थोड़ा डिफिकल्ट जाता है कई प्रश्न, क्योंकि थोड़ा डीप उधर से भी कई प्रश्न ऐसे होते हैं जो पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 2022 का। 2023 का प्रश्न देखते हैं अब। 2023 में आप यकीन नहीं करेंगे, केवल 1 प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, ये सब जितने प्रश्न है सब मेडिवल और एंशिएंट से है, तो मैं इस पे डिस्कस नहीं करूंगा, मैं बस बता दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से आप देखेंगे कि एंशिएंट जो है ना, वहां से 6 प्रश्न पूछे गए हैं। हाँ, लेकिन वो जो प्रश्न है लगभग हम लोग को ज्यादातर फोकस पॉइंट में रहता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डिफरेंट पूछा गया है। देखिए, आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। एंशिएंट के अंतर्गत आप देखते हैं, ठीक है, तो हड़प्पा से संबंधित जो आप देखेंगे ना, हड़प्पा मतलब उस चैप्टर से लगभग मिलता जुलता जितना चीज है। ठीक है, वहां से आपको प्रश्न दिखता है। ठीक है, और फिर वैदिक जो है वहां से दिखेगा। उसके बाद से सबसे मोस्ट आईएमपी आप देखते हैं। ठीक है, तो आपको दिखेगा बौद्ध। ठीक है, बौद्ध और यहाँ पे जैन, बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित सबसे ज्यादा प्रश्न आपको दिखेगा एंशिएंट में। ठीक है, एंशिएंट में ये सब चीजें। फिर उसके बाद से आगे चल करके देखेंगे तो आपको दिखेगा चंद्रगुप्त। ठीक है, यानी कि गुप्त जो साम्राज्य है आप उसको देखेंगे। उसके बाद से आपको दिखेगा अशोक। ठीक है, तो ये सब कुछ को जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है एंशिएंट के अंतर्गत, जो यूपीएससी के फेवरेट है। ठीक है, मेडिवल हिस्ट्री के अंतर्गत आप देखते हैं तो खास करके दक्षिणी क्षेत्र पे ज्यादा दिखेगा आपको, जो कि आप देखेंगे विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत बातें आप वहां से दिखेगा। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत थोड़ा कला वगैरह पे ज्यादा देखेंगे आप, संस्कृति वगैरह पे थोड़ा देखेंगे आप। ठीक है, कुछ खास खास बातें। ठीक है, मेडिवल हिस्ट्री से आपको बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं दिखता, लेकिन प्रश्न कुछ अच्छे प्रश्न रहते हैं। ठीक है, उसमें सूफी संत वगैरह ये सब भी बहुत ज्यादा, ये सब एक चेंजेस आपको दिखेंगे। ठीक है, फिलोसफी वगैरह पे बात होता है। ठीक, अलग अलग कलाएं जो यहाँ पे नए विकसित हुई उन सभी चीजों पे बात होती है।
ठीक है। फिर मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत आप आते हैं, तो इसमें आप अगर देखेंगे तो आप जितने भी ये स्वतंत्रता सेनानी जो है व्यक्तित्व है, सबसे ज्यादा प्रश्न आता है। आंदोलन से प्रश्न आता है, ठीक है। संगठन वगैरह जो बनाया गया वैसे प्रश्न ज्यादा आते हैं, ठीक है। जितने भी ये अधिनियम वगैरह बनाया गया ये सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक प्रश्न केवल है यहाँ पे देख रहे हैं मेडिवल हिस्ट्री के अंतर्गत कि देखिए ये प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से किस एक एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में यहाँ पे अभिहित किया गया था। मतलब जैसे ऐसे लगता है इसका तो आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। 1837 बहुत आसान सवाल पूछा गया था। मतलब ऐसा लगा कि मॉडर्न हिस्ट्री पे ये लोग फोकस ही नहीं किए इस बार, नॉर्मल बस एक प्रश्न को छोड़ दी, एक प्रश्न को दे करके छोड़ दिए, ठीक है। लेकिन बाकी प्रश्न जो है मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत, ठीक है, एंशियंट थोड़ा डिफिकल्ट पूछा गया। और पूछा गया प्रश्न देखिए इसमें कैसा पूछा गया, एंशियंट से आपको, एंशियंट से यहाँ पे 6 प्रश्न दिखेगा, ठीक है। जबकि मेडिवल से आपको दिखेगा यहाँ पे 6 प्रश्न, तो उसका हो गया। मेडिवल हिस्ट्री से आपको 3 प्रश्न दिखेगा, ठीक है। 6 3 9 और एक प्रश्न आपको दिखेगा मॉडर्न से, ठीक है। मॉडर्न से आपको केवल एक प्रश्न दिखेगा, ठीक है। तो इस तरीके से प्रश्न बन रहा है। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप लोग जो है इस बार जो मैं अभी जो पढ़ाऊंगा या मॉडर्न हिस्ट्री पे आप लोग जो है उस पर फोकस नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। मॉडर्न हिस्ट्री हमेशा इंपॉर्टेंट है, आप लोग एक बात याद रखना। क्यों? क्योंकि मेंस की दृष्टि से भी आप देखें और पैटर्न के हिसाब से भी देखेंगे ना, तो इस बार अगर कम पूछा तो कंफर्म है कि लगभग अगली बार ऐसा होता है कि वहां से प्रश्न पूछेगा दूसरी बार, ठीक है। अभी जो इसके बाद जो एग्जाम होगा 2024 में ये थोड़ा सा ज्यादा एक बढ़ जाता फोकस, ठीक है, कि उधर से अब पूछेगा। क्योंकि लगभग यूपीएससी ऐसे ही चेंजेस करते रहता है, ठीक है। तो ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए हम लोगों ने प्रश्न प्रीलिम्स का देख लिया, अब हम लोग मेंस का देखेंगे अगला वीडियो में। और फिर उसके बाद से हमारा जो है पूरा मॉडर्न हिस्ट्री का जो चैप्टर है वो धीरे से शुरुआत हो जाएगा। तो देखिए वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, ठीक है। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग सब अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, ठीक है। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।